हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आज मैं एक बुक रिव्यू करने जा रही हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिटन बाय मॉर्गन हाउसल। ये बड़ी ही अच्छी बुक है पैसों के ऊपर, रिगार्डिंग फाइनेंस। और इस बुक में आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज या कोई प्लान या हाउ टू अर्न मनी, ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं, बल्कि ये बताया गया है कि कैसे हमारा बिहेवियर और हमारी साइकोलॉजी हमारे पैसों पे इम्पैक्ट करती है। I should say that this book should be read by everyone. आप 19 ईयर्स के हो, डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए। आप 30s में हो, आपको ये बुक उठानी चाहिए। आप 40s में हो, आपको ये बुक उठानी चाहिए। इस बुक को जो भी पढ़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज जरूर लेगा। ऑथर ने इस बुक को 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और अलग अलग तरीके से हमें किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी इम्पैक्ट करती है मनी के ऊपर, उसको डिफाइन किया है। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ और मैं उन्हीं टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला है, नो वन इज क्रेजी। कोई भी क्रेजी नहीं होता है अपने पैसों को लेके। हमें ये लगता है कि सामने वाला गलत डिसीजन ले रहा है, गलत स्टेप्स ले रहा है पैसों को लेके, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक कहानी बताती हूँ मैं आपको, या एक ट्रुथ बोलूंगी मैं ये। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कभी इमरजेंसी फंड्स तक नहीं ले पाते हैं अपने पास, या ये बोला जाए कि उनके पास इमरजेंसी फंड्स तक नहीं होते हैं, बट वो इतने ज्यादा लॉटरी टिकट से प्रभावित होते हैं कि वो उसको हर महीने खरीदने की कोशिश करते हैं। किसी ने जाके उनसे सवाल भी किया कि भाई क्या जरूरत है आपको ये टिकट्स खरीदने की, इससे बेटर है कि आप अपने फंड्स को इकट्ठा करो। बट वो ये बोलते हैं कि इन लॉटरी टिकट्स के थ्रू वो अपनी होप्स को परचेज कर रहे हैं, उन सामान को, उन चीजों को खरीदने की कोशिश हो रही है उनकी, जो शायद आपके पास बहुत ही नॉर्मली अवेलेबल हो और आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होगे। तो उन टिकट से वो कुछ होप्स ले रहे हैं, तो उनकी सिचुएशन में उनका डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनका स्टेट ऑफ माइंड है। उन्हें मालूम है सिर्फ यही टिकट्स हैं जिसके थ्रू वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो उनसे सवाल करने गया है उसकी सिचुएशन अलग है। इसलिए जो भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है वो अपनी साइकोलॉजी या अपने बिहेवियर के थ्रू लेता है। वो कभी किसी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं लेता है। वो आपके लिए क्रेजी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हो सकता है उस मोमेंट में वो सेंस हो, वो उसके लिए एकदम सही डिसीजन हो उस मोमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट है सेविंग। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है और ये पॉइंट हम सबको पता है, सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट करता कोई नहीं है। या फिर अगर हम करते भी हैं तो हमारी सेविंग प्लान किसी ना किसी गोल्स को अचीव करने के लिए होगा, जैसे घर खरीदना होगा या गाड़ी खरीदनी होगी या हमें कोई नई बाइक लेनी होगी। हम इन प्लान्स या कुछ गोल्स के तहत हम सेविंग्स करते हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि सेविंग कभी भी प्लान्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सेविंग एक आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपकी एक साइकोलॉजी या एक बिहेवियर होना चाहिए। यू शुड सेव, और आप ऐसे समय के लिए सेव करोगे जो आपको पता भी नहीं कि आपको किस समय उसकी उन पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती हैं, वो अनप्लान्ड होती हैं। हमेशा एक रूम ऑफ एरर हमको दे के रखना चाहिए अपने लाइफ में। तो सेविंग्स आप बहुत बार बिना प्लान्स के करो। अब सेविंग कैसे करोगे? आपके पास ये है कि मुझे तो 10,000 सेव करना है या मुझे 1 मिलियन सेव करना है, अगर आपके माइंडसेट में ये है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 1 मिलियन आप टू परचेज समथिंग ऑफ 1 मिलियन आप सेव करना चाह रहे हो, या 10,000 की सेविंग आप किसी 10,000 रुपए की चीज को खरीदने के लिए करने वाले हो। तो सेविंग ऐसे नहीं होगी। सेविंग होगी जब आप नीड से अपने ईगो को हटा दोगे, जब आप अपनी नीड्स की चीजों को खरीदोगे, और जो चीजें आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रही हैं उन चीजों को आप नहीं खरीदोगे, ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग हो जाएगी। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव कि ये हमें जब द मोमेंट हम स्टार्ट करते हैं अपनी अर्निंग, हमें उसी समय से इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। 20 ईयर्स में आपको सेविंग में कुछ ना कुछ पैसे जरूर जोड़ना चालू कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कंपाउंडिंग का, जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और जिसके तहत मैंने काफी ज्यादा सेविंग भी करी है। कंपाउंडिंग होती है आप बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ से, द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, आप कुछ अमाउंट अपना जोड़ना चालू कर देते हो।
और वो अमाउंट बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक जब आप उसको सेव करते हो तो उसके रिजल्ट्स अनइमेजिनेबल होते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता है कि वो इतना बड़ा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतने एक्सट्रीम डिसीजंस लेते रहते हैं कि हम कंपाउंडिंग कर ही नहीं पाते हैं। किसी ना किसी वजह से हम उसको या तो करना बंद कर देते हैं, या तो हमारा क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता हमको इमीडिएट उसका, तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें कि हमें ये चीज करनी चाहिए। इसी के अंडर मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। अमेरिका में मिस्टर रोनाल्ड जेम्स एक बहुत फेमस फिलांथ्रोपिस्ट एंड इन्वेस्टर थे। अब सरप्राइजिंग बात क्या थी इसमें, जब उनकी डेथ हुई तो उनके विल में $8 मिलियन नोट करे गए जो उन्होंने अपने बच्चों को और कई जगह इन्वेस्ट किए थे। इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात ये थी कि वो एक गैस स्टेशन में काम करते थे, या बोला जाए एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। अब सिर्फ एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा कैसे आया होगा, क्योंकि ये कोई इनहेरिटेड वेल्थ भी नहीं थी कि उनको पुश्तों से मिली हुई थी या कहीं पे वो लॉटरी जीते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उन्होंने अपने बहुत ही इनिशियल टाइम से थोड़ा सा पैसा जितना भी वो बचा सकते थे उसको उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और वो सालों साल तक वेट करे हैं उस अमाउंट को बढ़ने में। दैट मीन्स उन्होंने वो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देखा अपने लाइफ में। 92 ईयर्स में उनकी डेथ हुई थी और उनके अकाउंट में $8 मिलियन थे। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कंपाउंडिंग का। मुझे इसीलिए ये कहना चाहिए कि हम अगर शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो भी हमने कंसिडर किया, अगर हम उसको सेव करते हैं, उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्गर टर्म में वो हमें अच्छा रिजल्ट देगा। बट ये है, ड्यूरेशन लॉन्ग होनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि आप ज्यादा अर्न कर रहे हो तो ज्यादा सेव कर दोगे तो वो ज्यादा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में आप कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखोगे। अब पैसे से हम सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या खरीद सकते हैं? ऑथर का नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही शानदार है, फ्रीडम। पैसे से जो आप सबसे अच्छी चीज ले सकते हो वो है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम। आप किस समय, कहां पे और कैसे काम करना चाहते हो, अगर आपको वो फ्रीडम मिल गया तो आपने पैसे का सही यूज कर लिया है। अगर आप अपनी मनचाही काम को कर रहे हो लेकिन आपको एक फिक्स टाइम में करना पड़ रहा है, लाइक आप 8 o'clock मॉर्निंग से 8 o'clock नाइट तक करते हो, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करते हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और जो फीलिंग होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है कि जो आप बिल्कुल भी खुशी के साथ जो काम को नहीं करना चाहते उसके साथ अगर आप उसको मैच करोगे तो मतलब यह है कि आप अपना सबसे खास काम भी अगर कर रहे हो लेकिन एकदम फिक्स टाइमिंग पे कर रहे हो तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा एक ड्यूरेशन के बाद में। तो पैसा अगर आपको मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है लेकिन आपको उसके साथ फ्रीडम मिल रही है, टाइम की फ्रीडम मिल रही है, तो वही पैसा एक्चुअल में वैल्यूएबल होता है और वही सही मायने में सही होता है। अगर पैसा इस तरीके से आप कमा रहे हो कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप खुश भी नहीं हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो वो बहुत भी ज्यादा होगा ना, तो उसका कोई इम्पैक्ट, कोई भी, मैं ये बोलूंगी कोई बेनिफिट नहीं है इस तरीके के पैसे को कमाने का। अब पैसे से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे बेकार चीज हम खरीद सकते हैं? सोचिए। फ्लैशी थिंग्स टू शो पीपल। बहुत महंगी वॉच ले ली हमने, बहुत अच्छा शूज ले लिया हमने, ब्रांडेड कार ले ली हमने, या कोई ब्रांडेड पर्स खरीद रहे हैं हम, किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। ये सबसे बेकार यूज है आपके पैसे का। जस्ट लोगों को दिखाना और लोगों को दिखा के अपने आप को फील कराना कि यार मैं तो रिच हूं, ये बहुत ही गलत सोच है। आप इस चीज से बिल्कुल बचो। आप कभी भी दूसरों को शो ऑफ करने के लिए चीजें मत खरीदो। आप सिर्फ रिच रह जाओगे, आप कभी वेल्दी नहीं हो सकते हो।
इसी के साथ मैं आती हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, बिकमिंग वेल्दी। वेल्थ क्या होती है? जो लोगों को दिखती नहीं हो। आपकी वेल्थ मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। वेल्थ कैसे पॉसिबल है? जब हम अपने करंट डिजायर्स को थोड़ा सा रोकते हैं और अपनी सेविंग्स में ध्यान देते हैं, तो हम वेल्दी बनते हैं समय के साथ में। अगर आप रिच हो तो आप सिर्फ आज की चीजों पे पैसे खर्चे करते जाओगे, सेविंग की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको वेल्दी होना है तो आपको अपने करंट जो अभी के शौक हैं, बहुत सारी मस्तियां हैं जो सिर्फ शायद मजे के लिए हैं या दिखावे के लिए हैं, आपको उनको रोकना पड़ेगा। तभी आप वेल्दी बनोगे। और वेल्दी होने से ही आपकी एक अलग पावर आएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें दिखा के या शो ऑफ करके आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप इससे बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को जेलस फील करा रहे हो। लोग आपसे ईर्ष्या रखना चालू कर देंगे। और जो आप वेल्थ से अचीव कर सकते हो चीजों को, वो एक अलग पावर होता है। तो ऑलवेज प्रिफर टू बी वेल्दी, नॉट रिच। नेक्स्ट टॉपिक है टेल्स यू विन। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक द फॉर्च्यून। आप जिंदगी में अपने बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत बार गलत भी होगे, लेकिन आपका कोई एक डिसीजन आपकी पूरी किस्मत को पलट सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने स्टॉक्स को लेके, अगर हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काम नहीं कर रहे होंगे या आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे वो, लेकिन उनमें से हो सकता है कोई एक स्टॉक, अगर आपने पेशेंस रखा तो कोई एक स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक में चेंज हो जाए। इसलिए कभी कुछ गलत डिसीजंस अगर हो रहे हैं लाइफ में फाइनेंसेस को लेके, तो हमें कंफर्टेबल रहना है और अपने नेक्स्ट काम के लिए या नेक्स्ट डिसीजन के लिए तुरंत जंप करते रहना है, ताकि हमें नहीं मालूम कि कौन सा एक डिसीजन होगा जो हमारी पूरी फॉर्च्यून को चेंज कर देगा। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां होते हुए भी हम कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो हमारी पूरी किस्मत को बदल देंगे। इसलिए पेशेंस को रखिए और अगर कभी भी कोई भी फेलियर आ रहा है तो अपने नेक्स्ट स्टेप पे जल्दी से जंप करने की कोशिश करिए। एक नेक्स्ट टॉपिक है यू एंड मी। कभी भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस किसी ऐसे व्यक्ति से मत लीजिए जिसके जिंदगी का मकसद या उसका गोल लाइफ का फाइनेंसेस से रिलेटेड अलग हो। अगर आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, आज की डेट में उसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ ली हुई है, आज ही दिख रही है वो ग्रोथ, ऐसा नहीं कि कल भी थी या परसों भी होगी, आज आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि यार ये तो आज बड़ा ही अच्छा ग्रो कर रहा है। अब अगर वहां पे डे ट्रेडर होगा तो उसका क्या काम है, वो तो बस ट्रेडिंग करेगा और आज ही के इन्वेस्ट करेगा और निकल आएगा वहां से। लेकिन अगर आप वहां पे उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आप लॉन्ग टर्म गोल को सोच के उसमें वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपको क्या पता वो एक स्टॉक का जो प्राइस ऊपर गया है वो एक बबल हो जस्ट, और आपने अगर उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसे लगा दिए तो हो सकता है आपको लॉस बुक करना पड़े। इसका यही मतलब है कि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के जो सजेशंस हैं वो कभी भी उन लोगों से आप मत लीजिए जो सेम गेम नहीं खेल रहे हैं, वरना आप लॉस बुक करेंगे अपने लाइफ में। हम बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों से, मतलब बहुत ही नॉर्मल लोगों से पूछ लेते हैं बिना उनसे ये पूछे कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ देखते हैं। तो इसलिए डिसीजन लेने के पहले सोचिए, समझिए और अपने गोल को जरूर एनालाइज करिए कि आपको क्या चाहिए। इस बुक में ऐसे 20 पॉइंट्स हैं जो ऑथर ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, या मैं ये बोलूंगी ये वो साइकोलॉजी है जो एक्चुअली में हमारे मनी को इम्पैक्ट करती है। इसमें आपको कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन या ट्रिक्स टू मेक मनी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको उन सोच से सामना कराएगा जिसको हम, आप या हर कोई सोचता भी है, और पैसे के समय हम उस पे उस हिसाब से इम्पैक्ट डाल देते हैं। क्योंकि पैसे से हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है।
हमारा जो फाइनेंशियल स्टेट आज है वो उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता कि हम अर्न कितना कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारा बिहेवियर पैसों के साथ कैसा है उस पे डिपेंड करता है। आप इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति जो सेम अर्न कर रहे हैं वो दोनों अपने लाइफ में सेम वेल्थ को एक्वायर कर रहे होंगे। नहीं, उनकी क्या सोच रही है अपने पैसों के प्रति, ये चीज उस पर निर्भर करेगा। उन्होंने कैसे अपने पैसों को एनालाइज किया है, उन्होंने अपनी किस सोच से प्रभावित होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं। आप प्लीज इस बुक को पढ़िए। ये बुक 19 साल से लेके मुझे लगता है सबके लिए है। 19 साल से आप शुरू कर सकते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग। इनफैक्ट अपने कॉलेज ड्यूरेशन में आपको इस बुक को एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको ये अंदाजा हो कि फाइनेंसेस किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। और क्योंकि हम हमेशा नए होते हैं पैसों के गेम में, या पैसे हमें 19 साल या 20 साल के बाद मिलना चालू होते हैं, तो हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम कहीं आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ के डिसीजंस ना ले ले फाइनेंसेस पे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, मुझे मोटिवेट रखेगा आगे और वीडियोस लाने के लिए, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसको करने के लिए। सो प्लीज इसको लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।